डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर 1 मिनट कंप्रेसर चलने के बाद बंद हो जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद फ़ैन भी बंद हो जाता है। आउटडोर का फ़ैन मोटर भी बंद हो जाता है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या रीज़न है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आज हम समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको पता है, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हिंदी में हम बात करेंगे और जो भी मैं बताता हूँ ना, इतने बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो भी नया कोई बंदा हो, नया टेक्नीशियन हो, उसके समझ में अच्छे से आ जाए। क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और उससे पहले हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए उसे हम सीखते हैं, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि मेन रीज़न एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कंप्रेसर 1 मिनट चल के या फिर 2 मिनट चल के बंद हो जाए, उसके थोड़ी देर के बाद फ़ैन मोटर भी बंद हो जाए। क्या रीज़न हो सकता है मेन रीज़न? सबसे पहले मेन रीज़न की बात करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाकी फ़ॉल्ट की हम बात करेंगे। और अगर कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, तो भी उसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, कंप्रेसर ख़राब होता है या फिर पीसीबी ख़राब होता है, उसे भी हम फाइंड आउट करेंगे कि उसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कंप्रेसर अगर 1 मिनट चलने के बाद बंद हो जाता है तो सबसे पहले उसका रेफ्रिजरेंट चेक करना है। अगर उसमें R32 है तो 115 से 120 psi के आसपास में, 110 से 115-20 psi के पास में उसका बैक प्रेशर होता है। और उसका जो अगर R410 है उसमें तो R410 110 से 115 psi 20 psi के आसपास में उसका प्रेशर होता है। मतलब 100 के नीचे नहीं होना चाहिए प्रेशर, 100 psi के नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे R32 हो या फिर R410 हो। 100 से नीचे होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ना उसमें अगर कम हो गया प्रेशर, मानिए 50-40 का प्रेशर हो गया, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे मानिए थोड़ी देर कंप्रेसर चलने के बाद थोड़ी देर चला, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में था वहाँ पर PSI स्टैंडिंग पोजीशन में PSI बहुत ज़्यादा था उसमें। कंप्रेसर स्टार्ट तो हुआ, वहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ, कम्युनिकेशन करके फिर PCB को आउटपुट सप्लाई दिया कंप्रेसर को, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर रन किया। अब रन करने के बाद अगर रेफ्रिजरेंट उसमें कम है, क्योंकि कंप्रेसर भी स्टार्ट हुआ, साथ में फ़ैन मोटर भी स्टार्ट हुआ, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट कम है तो धीरे धीरे उसमें, क्योंकि लो प्रेशर के लिए उसमें जो दिया जाता है लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट कम होगा तो धीरे धीरे अगर उसका सुई नीचे आएगी, 40-50 प्रेशर पर आएगी, PSI पर आएगी, तो क्या होगा, लो प्रेशर वहाँ पर कंप्रेसर को बंद कर देगा। अब देखिए यहाँ पर एक तो कंप्रेसर बंद हुआ, लो प्रेशर की वजह से कंप्रेसर बंद हुआ। अब उसके थोड़ी देर के बाद अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो फिर अब ये सवाल उठता है यहाँ पर, अगर कंप्रेसर लो प्रेशर की वजह से बंद हुआ तो फ़ैन मोटर क्यों बंद हो गया, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे दोस्त ने पूछा है कि थोड़ी देर के बाद फ़ैन मोटर भी बंद हो जाता है। तो अगर लो प्रेशर की वजह से कंप्रेसर बंद हुआ तो थोड़ी देर के बाद आउटडोर PCB कमांड भेजेगा इंडोर को, और इंडोर में वहाँ पर ब्लिंकिंग होगी, लाइट ब्लिंक होगी कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। वहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से वो कम्युनिकेशन वहाँ पर बता देगा, कमांड भेज देगा कि कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके वजह से वहाँ पर एरर आ जाएगा इंडोर में। और लाइट जो भी ब्लिंक करती है वहाँ पर लाइट ब्लिंक करने लगेगी, लाइट ब्लिंक करके फिर पूरे आउटडोर को सप्लाई बंद कर देगी। अब जब आउटडोर की सप्लाई बंद होगी तो जाहिर सी बात है कि फ़ैन मोटर भी बंद हो जाएगा।
तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि रेफ्रिजरेंट कम तो नहीं है। सबसे पहले कि रेफ्रिजरेंट आपको चेक करना है। अगर रेफ्रिजरेंट सही है और थोड़ी देर कंप्रेसर चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, फ़ैन मोटर भी थोड़ी देर चलता है, थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर में होता है ना कि उसमें जैक लगे होते हैं, जैक लगे होते हैं कंप्रेसर को भी रन करवाने के लिए। उसमें जो आउटपुट सप्लाई दी जाती है कंप्रेसर में, वो जैक के थ्रू जाती है। पहले जैसा नहीं है नॉन इन्वर्टर एसी जो कि थिम्बल के थ्रू जाता है कंप्रेसर में, ऐसा नहीं है। इसमें जैक लगे होते हैं बीच में। फ़ैन मोटर के लिए भी जैक लगे होते हैं, जो कंडेंसर फ़ैन मोटर है उसके लिए भी जैक लगे होते हैं। डीसी मोटर होता है। और कंप्रेसर भी ये इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जो कि इसमें वोल्टेज, हमारे दोस्त ने पूछा था कि इसमें कितना वोल्टेज होता है। तो इसमें जो वोल्टेज होता है ना 110 प्लस वोल्टेज होता है। 110 से 120 पे 20 डीसी करंट में होता है। डीसी करंट में जाता है कंप्रेसर को रन करने के लिए। 120 वोल्ट, 130 वोल्ट, 150 भी हो सकता है, जैसे ये वेरिएबल होता रहता है। लेकिन तीनों पॉइंट में, जो तीनों पॉइंट होता है यू वी डब्ल्यू, तीनों पॉइंट में सेम सप्लाई होती है कंप्रेसर में। आउटपुट जो पीसीबी आउटपुट निकालता है, तीनों सप्लाई सेम होती है। चाहे 140 होगा तो तीनों में 140 होगा, 110 होगा तो तीनों में 110 होगा, 150 होगा तो तीनों में 150 वोल्ट होगा। 150 वोल्ट डीसी करंट इस तरह से होता है। अब इसके बाद जैक आपको बारी बारी से पूरा चेक कर लेना चाहिए। देखिए जैक ढीला नहीं होता है, ऐसा नहीं कि चलते चलते जब पुराना होता है थोड़ा तो ढीला हो जाता है। जैक ढीला नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है कि कार्बन आ जाता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी देर कंप्रेसर चलता है, थोड़ी देर मोटर चलता है, मोटर चलने के बाद थोड़ा सा जब वो कार्बन की वजह से स्पार्क होता है अंदर थोड़ा सा, तो कंप्रेसर या तो हीटअप होके बंद हो जाएगा या तो थोड़ी देर के बाद उसकी सप्लाई छोड़ देगी, सप्लाई बंद हो जाएगा। तो अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, अब हम बात करते हैं कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो वहाँ पर आउटपुट सप्लाई हम चेक करेंगे पीसीबी में। जो आउटडोर का पीसीबी है वहाँ पर हमें सप्लाई चेक करनी। पहले इनडोर, जो आउटडोर से इनडोर में कनेक्ट हो रहा है वायर, जो कम्युनिकेशन और न्यूट्रल और फेस दोनों में चेक कर लेंगे कि क्या उसमें 220 का करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आउटडोर में 220 का करंट जा रहा है तो फिर हम आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे, जो पीसीबी से आउटपुट सप्लाई निकल रहा है। आउटपुट सप्लाई अगर निकल रहा है उसमें 110 वोल्ट डीसी करंट, 110 वोल्ट डीसी करंट, 110, 120, 130 जो भी रहेगा तीनों सेम रहेगा। अगर उतना निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आउटपुट सप्लाई भी निकल रहा है। तो फिर कंप्रेसर में चेक करना। अब यहाँ पर हम कंप्रेसर को चेक करेंगे कि इनपुट आ रहा है कंप्रेसर में, लेकिन कंप्रेसर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर एसी में नॉन इन्वर्टर होता तो उसे हम कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करके देख लेते कि कंप्रेसर क्यों नहीं रन कर रहा है, तो वहाँ पर कंफर्म हो जाता। अगर रन नहीं करता और सप्लाई हम देते उसमें तो फिर समझ लेते कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है कि इम्पॉसिबल हो। कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। बहुत ही आसानी से हम फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कंप्रेसर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे तीनों टर्मिनल की। तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी सेम आनी चाहिए, चाहे 150 आए, 110 आए या फिर 20 आए या फिर 15 आए, सेम आनी चाहिए तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी। नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर होता है तो उसमें तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी अलग अलग होती है, लेकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की कंटिन्यूटी सेम होगी तीनों। UVW टर्मिनल और उसमें नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें CSR होता है, लेकिन इसमें UVW होता है, जो कि तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी सेम होती है। अगर तीनों टर्मिनल की कंटिन्यूटी भी सेम है और टर्मिनल की कंटिन्यूटी सेम है तो फिर ग्राउंड हम चेक करेंगे कंप्रेसर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राउंड हो, ग्राउंड होने की वजह से भी कंप्रेसर ऐसा फॉल्ट होता है जो कि कंप्रेसर रन नहीं करता है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए एक पॉइंट को हम मीटर के एक प्राड को हम रखेंगे टर्मिनल पे और एक प्राड को हम बॉडी में कहीं भी टच करेंगे। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ग्राउंड कैसे चेक किया जाता है कंप्रेसर का। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ग्राउंड को, और इस तरह से हम कंप्रेसर को भी चेक कर सकते हैं बारी बारी से। अब पीसीबी में
पीसीबी को कैसे चेक किया जाता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर का, ये इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसमें जो पीसीबी में कैपेसिटर लगा होता है, एक पॉइंट कैपेसिटर के और तीनों पॉइंट जो आउटपुट निकल रहा है कंप्रेसर के लिए, वहाँ पर हम सप्लाई चेक करते हैं। 110 से 150 वोल्ट या फिर 160 वोल्ट इस तरह का डीसी करंट आता है। और डीसी में कैसे चेक किया जाता है, एसी में अल्टरनेट कनेक्शन में कैसे चेक किया जाता है, करंट में कैसे चेक किया जाता है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेन रीज़न यही, ये छोटा सा इसमें रीज़न है कि आप सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को चेक कर लें। उसके बाद जितने भी उसमें वो लगे हुए हैं, जैक लगे हुए हैं, जैक को अच्छे से निकाल करके साफ़ करके जैक को फिर से लगाएं। तो इस तरह से फॉल्ट को फाइंड आउट करके आप फिक्स कर सकते हैं। और उसके साथ में सेंसर भी आप निकाल करके फिर से साफ़ करके अच्छे से लगा दें। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर 1 मिनट चलने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है और थोड़ी देर के बाद फ़ैन मोटर भी बंद हो जाता है। तो इसमें क्या फ़ॉल्ट था, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे फ़ॉल्ट को। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन है ना, उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तुरंत आप वीडियो देख पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।